आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 23, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते। सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में वे अपना दिमाग नहीं खपाते। अनाज का दर बढ़ रहा है, खुशी की बात है। पाट का दर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और भी खुशी की बात है। 15 रुपये में साड़ी मिलती है तो 12 रुपये मन धान भी तो है। हल्का फाल 5 रुपये में मिलता है। 10 रुपये में कड़ाही मिलती है तो क्या हुआ। पाट का भाव भी तो 20 रुपये मन है, खुशी की बात है। अनाज के ऊंचे दर से गांव के 3 ही व्यक्तियों ने फायदा उठाया है। तहसीलदार साहब ने, सिंह जी ने और खेलावंत सिंह यादव ने। छोटे छोटे किसानों की जमीनें कौड़ी के मूल बिक रही हैं। मजदूरों को 1.25 रुपये रोज मजदूरी मिलती है, लेकिन एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। 5 साल पहले सिर्फ 5 आने रोज मजदूरी मिलती थी और उसी में घर भर के लोग खाते थे। तहसीलदार साहब ने धान तैयार होते ही न जाने कहाँ छिपा दिया है। दरवाजे पर दर्जनों बखार है, लेकिन इस साल सब खाली। चमगादड़ों के अड्डे हैं। सरकार शायद धान जब्ती का कानून बना रही है। कपड़े के बिना सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पेंट पहनना शुरू कर दिया है और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर में लपेटकर काम चला लेती हैं। 12 वर्ष तक के बच्चे नंगे ही रहते हैं। शिवनाथ चौधरी सभा में खादी के अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। आंकड़े देकर साबित कर रहे हैं कि यदि घर का एक एक व्यक्ति चरखा चलाने लगे तो गांव से गरीबी दूर हो जाएगी। अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। चरखा सेंटर खुल गया है, अब गांव में गरीबी नहीं रहेगी। पटना से 2 मास्टर आए हैं, चरखा मास्टर और करघा मास्टर। एक मास्टरनी भी आई है, औरतों को चरखा सिखाने के लिए। औरतों से कहती हैं, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा दुआर झूले हाथी। चरखा की बदौलत हाथी? जय गांधी जी की जय। सैनिक जी और चिनगारी जी की तरह गरम भाखन शिवनाथ चौधरी जी नहीं देते हैं, लेकिन बात पक्की कहते हैं। एकदम हिसाब से सब बात कहते हैं। खूब ज्ञान की बात कहते हैं। कल का पिसा हुआ आटा नहीं खाते, चीनी नहीं गुड़ खाते हैं। त्यागी आदमी हैं। चौधरी जी के साथ दरभंगा जिले में तमोड़िया स्टेशन से रमलगीना बाबू आए हैं। सुनते हैं पानी से ही बीमारी का इलाज करते हैं। आग में पकाई हुई चीज नहीं खाते हैं। साग की हरी पत्तियां चबाकर खाते हैं। कहते हैं इसमें बहुत ताकत है। वो भी असल त्यागी हैं। देह में सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं, मांस का लेश भी नहीं। दिन भर में करीब 15 बार हाथ में लोटा लेकर मैदान की ओर जाते हैं। सादा कागज वाला एक फारहम बटा हुआ है। फारहम यानी फॉर्म या पर्चा। फारहम पर महात्मा जी की छापी है और नीचे लिखा है, छापी यानी तस्वीर। बापू कहते हैं, जो पहने सो काते, जो काते सो पहने। सोशलिस्ट पार्टी वालों ने भी फारहम बांट किया है, लेकिन वो लाल रंग का था और उसमें एक दोहा ज्यादा था, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा वो बांटेगा। बालदेव जी की जगह पर बौनदास आया है। यही पुरैनिया सभा में रजिन्न बाबू के सामने भाखन देता था। बालदेव जी को पुर्जी बांटने से छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए पबली का काम करने के लिए बौनदास को यहां भेजा गया है।
बड़ा बहादुर है बॉनदास। कहते हैं जब 42 के मोमेंट में लोग कचहरी पर झंडा फहराने जा रहे थे तो मिलिट्री ने घेर लिया था। बॉनदास एक मिलिट्री के फैले हुए पैर के बीच से उस पार चला गया और कचहरी के हाथा में झंडा फहरा दिया। रमेन में हनुमान जी ने सुरसाकु मसक रूप धरकर जिस तरह छकाया था उसी तरह इस आर्यावर्त में केवल आर्य अर्थात शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं। काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं, यवनों ने हमारे आर्यवर्त की संस्कृति, धर्म, कला, कौशल को नष्ट कर दिया है। अभी हिंदू संतान म्लेच्छ संस्कृति की पुजारी हो गई है। शिवजी, महाराणा प्रताप। बौद्धिक क्लास? सोशलिस्ट पार्टी का वासुदेव कहता है। बुद्धू क्लास? वासुदेव ही नहीं, काली टोपी वाले बहुत से जवान भी बुद्धू क्लास ही कहते हैं। लाठी भाला और तलवार हाथ में लेते ही खून गर्म हो जाता है राजपूत नौजवानों का। उस दिन हरगौरी कह रहा था, संयोजक जी, यवनों पर मुझे क्रोध नहीं होता। यवनों का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की तो गर्दन उड़ा देने को जी करता है। संयोजक जी जरा दूर हट गए थे, नहीं तो हरगौरी ने इस तरह तलवार चलाई थी कि संयोजक जी की गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती। आर्याव्रत? मैरीगंज का ही नाम अब शायद आर्याव्रत हो गया है, लेकिन इस गांव में तो एक भी मुसलमान नहीं। गांव भर के हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कालीचरण है। छोटा नेता वासुदेव सबों को समझाता है, भाई, आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। ये 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला, ये तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाली पार्टी में रहना चाहिए। तहसीलदार साहब भी कांग्रेसी हो गए हैं। उन्होंने चरखा सेंटर के लिए अपना गोहाल घर दे दिया है। खद्दर पहनने लगे हैं। बोलते थे, सारी जिंदगी तो झूठ बेईमानी करते ही गुजर गई, आखिरी उम्र में पुण्य भी करना चाहिए। तहसीलदार साहब चवन्निया मेंबर नहीं बने हैं। चवन्निया मेंबर तो सभी बनते हैं। तहसीलदार साहब 400 टकिया मेंबर बने हैं। देखा नहीं, शिवनाथ बाबू ने रसीद काट कर दिया था और तहसीलदार साहब ने तुरंत मंदाता तंबाकू के पत्तों के बराबर 4 नंबरी नोट निकाल कर दे दिया। मंदाता तंबाकू की एक किस्म है। खड़खड़ करता था नोट। अब सोशलिस्ट पार्टी का चलना मुश्किल है। पार्टी में एक भी धनी आदमी नहीं है। मठ की कोठारिन कब तक पार्टी चलाएगी? दफा 40 की नोटिस आई है। जिला कांग्रेस के मंत्री ने नोटिस भेज दिया है। सोशलिस्ट पार्टी तो जोर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने को कहती है। कांग्रेस के मंत्री जी ने दफा 40 कानून पास करके नोटिस भेज दिया है। बालदेव जी हाट में नोटिस बांट रहे हैं। दफा 40 कानून पास हो गया। अधिया बटैयादारी करने वाले किसान अपनी जमीन नकदी करा लें, बहती गंगा में हाथ धो लें। नया कानून पास हो गया। हिंसाबाद करने की जरूरत नहीं। पुरैनिया कचहरी में दफा 40 का हाकिम आ गया है। दरखास्त दे दो, बस जमीन नकदी हो जाएगी। वाजिब बात कहते हैं बालदेव जी। यदि बिना तूल फजूल किए ही जमीन नकदी हो रही है तो सोशलिस्ट पार्टी में जाने की जरूरत क्या है? कांग्रेस का राज है। जिस चीज की जरूरत हो कांग्रेस के मंत्री जी से कहो, कानून बना देंगे। तब एक बात है, इस तरह छिटपुट होकर कहने से कांग्रेस के मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबों को एक जगह मिलना चाहिए, मिलकर एक ही बात बोलनी चाहिए। 10 मिलकर करो काज, हारो जीतो क्या है लाज। गलती तो पब्लिक ही है। कोई कांग्रेस में तो कोई सोशलिस्ट में तो कोई काली टोपी में। इस तरह तितिर बितिर रहने से पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो सकती। बालदेव जी ठीक कहते हैं। 40 BT एक्ट। सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी कामरेड कालीचरण को समझाते हैं, 40 BT एक्ट तो कोई नया कानून नहीं, ये तो पुराना कानून है। कांग्रेस के मंत्री ने पर्चे बंटवाए हैं। ठीक है, आप भी गांव के किसानों से कहिए कि जितने बड़े किसान हैं सबों की जमीन पर धावा कर दें। कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे। कानून से क्या होता है? असल चीज है साबित करना। सबूत पक्का होना चाहिए। गवाहों के इजहार में भी जरा डेढ़ बेढ़ नहीं हो। ये तो तभी हो सकता है जब गरीब एक झंडे के नीचे एक पार्टी में एक सूत्र में बंध जाए,
तहसीलदार साहब कांग्रेसी हो गए हैं। बस उन्हीं की जमीन पर किसानों द्वारा दावा करवा दीजिए, रंग खुल जाएगा। तब देखिएगा कि कांग्रेस के मंत्री जी की नोटिसबाजी की क्या कीमत है। लाल पताका के इस अंक में चिनगारी जी का इस संबंध में एक विशेष आर्टिकल है। ज़्यादा कॉपी ले जाइए इस बार। दफा 40 आधी और बटैयादारी करने वालों की जमीन पर सर्वाधिकार दिलाने का कानून है, लेकिन कानून में छोटा सा छेद भी रहे तो उससे हाथी निकल जा सकता है। जितने दफा 40 के हाकिम नियुक्त हुए हैं सभी या तो जमींदार अथवा बड़े बड़े किसानों के बेटे हैं। उनसे गरीबों की भलाई की आशा बेकार है। लेकिन एकता की शक्ति कानून से बढ़कर है। सोशलिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे होकर हम प्रतिज्ञा करें कि जमींदारों और बड़े किसानों के पक्ष में गांव का एक बच्चा भी गवाही नहीं देगा। लाल पताका आधीदारों को विश्वास दिलाता है। कहना वाजिब है। बात वाजिब नहीं, ये बात का बतंगड़ है। जोत खीजी सभी बात में मीन मेख निकालते हैं। दो भैंस की लड़ाई में दूब की सिराफत। कांग्रेस और सुशलिंग अपने आप में लड़ रहा है। दोनों अपना अपना मेंबर बनाना चाहता है। चक्की के दो पार्ट में गरीब लोग ही पीसे जाएंगे। गरीब पीसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी रहने से काम नहीं होता। जब दो दलों में मुकाबला और हिड़िस होता है, हिड़िस यानी प्रतियोगिता, तो फायदा पब्लिक का ही होता है। उस बार रौतहट मेला में विदेशी नाच वाला आया था। मन लगाकर ना तो नाच करता था और न गाना ही अच्छी तरह गाता था। तीसरे दिन बलवाही नाच का भी एक दल आ गया। बलवाही नाच बाउल सुर में गीत गाकर नाचने वाला दल। दोनों में मुकाबला हो गया। शाम ही से दोनों ने नाच शुरू किया। कितना गजल, कव्वाली, खेमटा और दादरा गाया इसका ठिकाना नहीं। सूरज उगने तक दोनों दल वाले नाचते ही रहे। तब मेला मैनेजर बाबू ने दोनों दलों के लोगों को समझा बुझाकर नाच बंद करवाया था। चलित्तर कर्मकार आया है। क्रांति चलित्तर कर्मकार। जाति का कमार है। घर सेमापुर में है। मोमेंट के समय गोरा मलेट्री इसके नाम को सुनते ही पेशाब करने लगता था। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में मशहूर। मोमेंट के समय जितने सरकारी गवाह बने थे सबों के नाक कान काट लिए थे चलित्तर ने। बहादुर है, कभी पकड़ाया नहीं। कितने सीआईडी को जान से खत्म किया। धर्मपुर के बड़े बड़े लोग इसके नाम से थर थर कांपते थे। जो ही चलित्तर का घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा कि सी सटक दीजिए चंदा, 50 नहीं, 500 से कम एक पैसा नहीं लेंगे। नहीं है, चाबी लाइए तिजोरी की। नहीं, ठाएं ठाएं। 10 खूनी केस उसके ऊपर था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर हार कर सरकार ने मुकदमा उठा लिया। क्रांति चलित्तर कर्मकार कालीचरण के यहाँ आया है। बस तब क्या है, करेला चढ़ा नीम पर। चलित्तर भी सोशलिस्ट पार्टी में है। तब तो जरूर बम पिस्तौल की टरेनी ही देने आया है। बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी। हाथी के आगे पिद्दी। चरखा, करघा, लाठी, भाला और बम पिस्तौल, 3 टरेनी। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मेला आंचल का भाग 23 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।